नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, क्या पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों से भ्रष्टाचार की, पद के दुरुपयोग की बहुत मोटी संख्या में कैश इकट्ठा करने की, संपत्तियां बनाने की, खुली लूट करने की खबरें हमारे आपके सबके सामने आती ही रहती हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा है, चाहे नवाब मलिक हों, अनिल देशमुख हों, अभी संजय पांडे जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर बनाए गए थे, उनके बारे में किस तरह की खबरें आ रही हैं। और ऐसे ही अफसर, दुर्भाग्य से जो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारें हैं, उनको रास भी आ रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं, उनको इनाम के स्वरूप अच्छी पोस्ट भी दी जा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज सुबह सुबह हमने और आपने देखा कि वहां के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी एक करीबी सहयोगी अर्पिता, जो एक अभिनेत्री भी हैं, उनके यहां से ईडी को 20 करोड़ कैश बरामद हुआ। और ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है। ये जो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, लूट लो, अगर पावर मिलती है, अगर मंत्री पद मिलता है, अगर सत्ता मिल गई है, तो अपनी आने वाली 7 पुश्तों के लिए इंतजाम कर लो। फिर एक वंशवादी मानसिकता कि अपनी औलाद को किसी तरीके से सेट कर दो। हम बहुत सारे सीन इधर देख रहे हैं। पहले राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर के चक्कर काटते हुए देखा, फिर सोनिया गांधी गई हैं अभी 23 जुलाई को। इससे पहले महाराष्ट्र की याद करें तो अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं हाल तक, उनकी 3 बहनों बहनोइयों के यहाँ छापे, उनकी अवैध संपत्तियां जब्त करीब 1400 करोड़ रुपए की। और इधर 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। 15-16 में उन्होंने 4 करोड़ 81 लाख रुपए का कुछ अवैध लेन देन किया था। और अभी सूचना मिल रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने, जो अरविंद केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू की गई है, उसकी प्रक्रियाओं, उसमें जो गुल गपाड़े किए गए हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। और उसके बाद हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की जबान का इस्तेमाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए किया है। हम सरदार भगत सिंह की औलाद हैं, वो सावरकर की औलाद हैं। सावरकर जैसे कोई देशद्रोही हो गए हों या उन्होंने कोई ऐसे धतकर्म कर दिए हों, और सरदार भगत सिंह ने भी ऐसे ही पाप कर्म किए हों जो अब इनके साथ चिपक रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं आज इन पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और मेरे साथ कई प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और आप बहुत उनको पसंद भी करते हैं। आपके जो कमेंट्स आते हैं उनके प्रोग्राम्स पर, वो मैं लगातार फॉलो करता हूं, देखता हूं। विजय सरदाना जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओंकार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विजय जी, जो कट्टर ईमानदार हैं, उनको किसी भी जांच का सामना करने से क्यों डरना चाहिए? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस देश में हो रही हैं और
बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, जो कंपनियों के बोर्ड पे रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जिन्होंने चलाई हैं, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि ये अंतिम कार्रवाई नहीं है। आज अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा और आपके सभी दर्शकों को बताऊंगा कि आप अभी से तैयारी कर लीजिए कि अगली कार्रवाइयां किस किस पे और किस किस डिपार्टमेंट में और किस किस को लेके होंगी। जरूर क्योंकि बताइएगा। कुछ भी चीज ना सडन नहीं होती है इस दुनिया में। हम एक जो सडन की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं एविडेंस बेस्ड डिस्कशन की, क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि इस देश में कोई भी सत्ता में हो, उसको ये कभी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो जो चाहे कर सकता है। जी जी। क्योंकि जनता हमें सिर्फ चुन के भेजती है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। कल को आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, हमारे दर्शकों में से कोई भी बन सकता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। और हमारी जिम्मेवारी सिर्फ एज ए कस्टोडियन, एज ए ट्रस्टी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। क्योंकि संविधान ये कहता है कि जनता की संपत्ति, जनता का पैसा, जनता के प्रतिनिधि संभाल के जनता के भले में लगाएंगे। ये संविधान है। ये कहीं नहीं कहा जाता कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी एमपी एमएलए जो चाहे, जैसे चाहे, अपने मन से चाहे कानून बदल सकता है, बना सकता है। क्योंकि वो कुर्सी पे है तो वो जो चाहे कर सकता है। ये फ्रीडम भारत के संविधान में और भारत के कानून में किसी को नहीं है। जी जी। और यही कारण है कि इस देश के अंदर अगर कहीं कंफ्यूजन है कि प्रावधान क्या है, अगर संविधान में और कानून में आपको प्रावधान समझ में नहीं आ रहे, आपको अपनी पावर्स और लिमिटेशन समझ में नहीं आ रही, उसकी व्याख्या के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप अपने मन से उसकी व्याख्या करके और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं सच्चाई आपका गला पकड़ेगी। ये बात इस देश के हर नागरिक को समझ आनी चाहिए, इस देश के हर अधिकारी को समझ आनी चाहिए, इस देश के हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को समझ आनी चाहिए कि हम सबके लिए एक मर्यादाएं बनाई गई हैं। उस लक्ष्मण रेखा को हम कभी पार अगर करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने लिए मुसीबतें लेके आ रहे हैं। जी ये जी। बैकग्राउंड देख के मैं आगे अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। जी। आपने ये कहा कि ये जो लगातार इस तरह की घटनाएं हमें महाराष्ट्र में, बंगाल में, दिल्ली में, और दिल्ली में पहली नहीं है, ये तीसरी घटना है, ये तीसरा मंत्री कटघरे में है। मैंने सर आज एक दिल्ली के कैबिनेट का एनालिसिस किया है और मैं आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनालिसिस करके बता रहा हूं सर। देखिए, दिल्ली के अंदर इस समय जो दिल्ली की सरकार की वेबसाइट है उस हिसाब से 6 मंत्री हैं जो कैबिनेट रैंक के हैं, जिनके पास सारे डिपार्टमेंट हैं। जी जी। और एक है चीफ मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टरों से ऊपर है, जिनको सारे कैबिनेट मिनिस्टर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, चीफ मिनिस्टर के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि कल को अगर किसी डिपार्टमेंट में घोटाला पकड़ा जाता है तो सीएम साहब ये कह के बच सकते हैं, मेरे तो साइन नहीं थे तो मैं कैसे जिम्मेवार हो गया। यही कारण है कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि कल को अगर कभी कोई आंच आए तो मेरे दरवाजे तक ना आए, अनलेस अदरवाइज कि मेरे लोग मेरा नाम लें। विटनेस जिसे कहते हैं ना, कि सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं सत्येंद्र जैन या उनके इमरान हाशमी या जो भी फंसते हैं इस केस में, जब तक वो केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे कागज पे, तो केजरीवाल साहब के साइन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहुत चालाकी से, शातिर तरीके से अपने आप को एडवांस प्लानिंग करके बाहर रखा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जी जी। दूसरा सवाल, क्योंकि देखिए जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं तो किसके पास क्या जिम्मेवारी है और कौन सिग्नेटरी है, अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है। इसीलिए बहुत सारी संस्थाओं में आपने देखा होगा, चाहे सरकारी हैं, पॉलिटिकल हैं या प्राइवेट हैं, बहुत सारे मालिक अपने मैनेजरों से साइन करवाते हैं, खुद नहीं करते। ये हमने देखा है, अक्सर प्राइवेट सेक्टर में यही देखा है। बिल्कुल। वही एक्सपीरियंस
केजरीवाल साहब अपने इनकम टैक्स का जो उनका एक्सपीरियंस था घोटालेबाजों से डील करने का, अब वो अपनी सरकार में लगा रहे कि किस तरह से बचा जाए, पहले इसका रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने बहुत सिंपल रास्ता निकाल लिया कि किसी कागज पे मैं साइन नहीं करूंगा, पहला सवाल। अब आते हैं आगे की कार्रवाई पे। कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको आने वाले दिनों में घपला मिलेगा, इसका एक सीधा सा उदाहरण है। आप सीएजी की जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। उदाहरण के लिए, जिस रिपोर्ट को लेके अभी तक दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि देखिए हमने बजट सरप्लस में दे दिया, और वही लाइन लेके वो कूद रहे थे, उसी रिपोर्ट के पेज नंबर 82 पे एक लाइन लिखी हुई है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। और मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि ये रिपोर्ट जो दिल्ली की सीएजी की रिपोर्ट है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ें, और ये नेट पे अवेलेबल है। इसमें यह कहा जाता है इंपैक्ट ऑफ कमेंट्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ये दिल्ली सरकार का है, टेबल नंबर 5.11, सीरियल नंबर 1, पीपीसीएल। ठीक है, पीपीसीएल हैज नाइदर adhered to its accounting policy nor followed accounting norms which resulted in understatement of sale of energy by 7.3 crores and consequent understatement of profit and other equity crore and tax expenses by 1.57 crore। अब मुझे ये बताइए सर, और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी क्योंकि ये उनके टेन्योर का है। 18-19 की रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि आपके अधिकारी ना तो प्रॉपर जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं, ना नेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ भी कागज पे लिख के दे रहे हैं और टाइमली रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से 6 और 8 14 स्ट्रिक्चर एक छोटी सी स्टेट गवर्नमेंट पे सीएजी ने लगाए हैं। और उनका यह कहना है, अगर आप कंक्लूजन में जाते हैं, कि एज ऑफ 31 मार्च 2020 there were 18 state public sector enterprises including 2 statutory corporations. State public sector enterprises were not adhering with the prescribed timeline regarding submission of their financial statement as per Company Act 2013। सर, आईटी का जमाना है, हर ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट से होती है, चाहे आप बैंक के थ्रू करें, चाहे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट बनाएं, चाहे आप रसीद बनाएं। आज अगर किसी सरकारी अफसर में भी या आप किसी भी छोटे सरकारी काम में भी जाते हैं तो आप डिजिटल, आपको रसीद मिल जाती है तुरंत। सही। उसके बाद जब सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटाइज्ड है, टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों सबमिट नहीं किए जा रहे? एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, एज ए फाइनेंशियल हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को सबसे पहले तो सर यही मक्खी नजर आ रही है कि आपको तो सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के देना और आप टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं किसी की इंस्ट्रक्शन का कि कैसे जो घोटाले हुए हैं उसका जस्टिफिकेशन किया जाए। जी जी जी, बात का लग रहा है आपको प्रिंट आउट देने में सीएजी को क्या देर लग रही है? आधे घंटे में आप प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए कि सर ये रहा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, क्योंकि आजकल तो डेली बैलेंस शीट आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं घपला है। और सीएजी ने ये कहा है, ensure timely submission of financial statements and formulate a dividend policy with a minimum rate of dividend to be contributed by profit of state public sector enterprises। मतलब सरकार को ये हिदायत दी जा रही है कि साहब जो आप कर रहे हो वो सब एडहॉक है, आप कानून के फॉलो नहीं कर रहे हो, घपले कर रहे हो। अब अगर कोई भी आदमी, अगर मैं कल को ईडी में या सीबीआई में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में हूं या भारत सरकार का ऑडिटर हूं या मैं ऑपोजिशन पार्टी हूं, मैं तो जो ये 14 इंडिकेशन ऑब्जर्वेशन है सीएजी की, मैं तो उस पर नजर गड़ा के बैठूंगा।
और मैं आपको, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सीएजी, सीएजी कैन रिकमेंड टू एलजी और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द पार्लियामेंट और टू द प्रेसिडेंट एट ए सुटेबल फोरम कि सर आप ये हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, प्लीज इंटरवीन। तो आपके खिलाफ जैसे प्राइवेट सेक्टर में फॉरेंसिक ऑडिट का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आपके अकाउंटेंट सही काम नहीं कर रहे हैं, आपके सीए मिले हुए हैं, तो हम एक थर्ड पार्टी लगाएंगे जो आपकी पूरी ऑडिटिंग करके रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो सीएजी ने इन्फॉर्मेशन दिए। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई कि घपला था, ठीक है सर। अब अगले कदम पे बढ़ते हैं। अगला कदम यह है कि दिल्ली सरकार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्या उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करी? नहीं। उनको चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट मिली। अब चीफ सेक्रेटरी कौन है? चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अधिकारी है। अब उन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एलजी को दी तो चीफ सेक्रेटरी ने खुद तो बनाई नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी ने कंसर्न अधिकारियों से डिस्कस किया होगा कि बताइए ये क्या हुआ है इस देश में या आपके राज्य में, आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था। तो अधिकारियों ने कहा होगा कि सर हमारी सुनी नहीं गई, हमने समझाने की कोशिश करी, लेकिन मंत्री जी ने हमारी बात को ओवररूल किया और मन मर्जी करके कहते हैं मैं मंत्री हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, और उन्होंने ये पॉलिसी बना के रिलीज कर दी। इसमें भी मजे की बात देखिए सर, अगर आप एक कदम और आगे चलते हैं इन्वेस्टिगेशन में, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आ रही है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, वो तो मिस्टर कैलाश गोयल के पास है, गहलोत के पास। जी जी, एक्साइज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेकिन पॉलिसी कौन बना रहा है? पॉलिसी बना रहे हैं मिस्टर मनीष सिसोदिया, जिनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो क्या मनीष सिसोदिया जी ने कैलाश गहलोत जी को क्या कॉन्फिडेंस में लिया? दोनों ने साइन किए या एक ने साइन किए? सही, क्योंकि डिपार्टमेंट का है। अब तीसरी चीज समझ में ये आती है सर, इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन ये होगा कि भैया ज्यादा लोग इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए उस बेस पे आप पॉलिसी बनाइए और जल्दी रिलीज करिए। और इसके अंदर एक चीज और जो दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग होगी सर, भारत के संविधान में आर्टिकल 47 में, मैं भारत का संविधान पढ़ के सुना देता हूं। जी जी, आर्टिकल 47 ये बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच, आर्टिकल 47 की बात कर रहा हूं, which directs the state to raise the level of nutrition and standard of living and improve the public health as among its primary duty. In particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of intoxicating drinks, drugs which are injurious to health. ये भारत का संविधान बोलता है और दिल्ली सरकार कहती है हमने पॉलिसी इसलिए बदली ताकि लोगों को आसानी से दारू मिल जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, और रात को 3 बजे तक पी सकें, रात को 3 बजे तक पी सकें और बाई वन वन फ्री ऑफर दे सकें। बिल्कुल। क्या ये संविधान की मर्यादा है या संविधान का हास्यास्पद एनालिसिस किया है दिल्ली की सरकार ने? ये संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, देश के प्रोसीजर को नहीं मानते, देश के वेलफेयर की चिंता नहीं है, और फिर ये कहते हैं हम दिल्ली के हित में काम कर रहे हैं, हम सरदार भगत सिंह के बेटे हैं। तो सर, सरदार भगत सिंह को भी अगर आप कहते हैं कि हम दारू पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरदार भगत सिंह भी बोलते आज के बाद मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है और फोटो हटा दो सारी दीवारों से। ये 144 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का मामला क्या है विजय जी? इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि इन्होंने मतलब जो शराब माफिया हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए अपने ही खजाने को, अपनी ही सरकार के खजाने को 144 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और एक केस तो ऐसा है जिसमें 30 करोड़ वापस कर दिए गए।
देखिए सर, बहुत क्लियर है, लाइन में पढ़ देता हूं जनता की सुविधा के लिए। जी जी। एक्साइज डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मिस्टर सिसोदिया, नॉट थ्रू पॉलिसी, ये फाइल पे नहीं गया है। मंत्री को आदेश देने का अधिकार सिर्फ ये था कि अपने सेक्रेटरी को कहते कि देखिए जो कानून के हिसाब से आप उस पर कार्रवाई करिए। मंत्री को सिर्फ इतना कहना था सेक्रेटरी को, लेकिन मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा नहीं, डिसाइडेड टू अलाउ ए वेवर ऑफ 144.36 करोड़ सिंगुलरली टू ए लीकर कार्टेल। सर मुझे एक चीज बताइए, अब लीकर कार्टेल अगर 144 करोड़ अगर वेवर करेगा तो क्या सर कुछ बदले में प्रसाद वर्साद चाय पानी का इंतजाम नहीं होगा? और ये कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं कि चलो यार आपने धर्म के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, चलो आपने 144 करोड़ का रेवेन्यू छोड़ दिया। आप किसका रेवेन्यू छोड़ रहे हैं? दारू के ठेकेदारों का जो कार्टेल है, जो समाज के लिए हानिकारक पदार्थ बेच रहा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इस पे लगाम लगाओ, हम उसका छोड़ रहे हैं। अब इसका एक कारण है सर, जी आम आदमी को ये पता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी चलाना आसान नहीं है, इसमें खर्चा लगता है, चुनाव करने हैं। अब आम आदमी को भी तो सर, आम आदमी पार्टी को भी तो पॉलिटिकल फंडिंग चाहिए। अब वो पॉलिटिकल फंडिंग कहां से आएगी? आप समझिए, इनकी मजबूरी समझिए। जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने जितने बड़े औद्योगिक घराने थे उनको तो इन्होंने खूब गालियां दी, अडानी चोर, अंबानी चोर, ये चोर वो चोर। तो औद्योगिक घराने तो इनको राजनीतिक चंदा देंगे नहीं। बिल्कुल सही है। तो इन्होंने अब क्या करा? इन्होंने क्या किया, इसका एक एनालिसिस आप देखिए। इनके जितने राज्यसभा मेंबर हैं वो सब धनाढ्य लोग हैं, जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। वो कभी इनकी किसी रैली में नहीं दिखे होंगे आपको। सही। वो सिर्फ इनके लिए मनी बैंक्स हैं। मतलब जो हम मायावती जी पे आरोप लगाते थे कि वहां सीटें बिकती हैं लोकसभा की, आम आदमी सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने राज्यसभा की सीटें बेची हैं। आप उठा के देख लीजिए, सबका बैकग्राउंड, कोई दुनिया में कुछ छुपा तो है नहीं। कुछ सीटें इन्होंने बेची हैं और कुछ इन्होंने अपने उन खास लोगों को दी हैं जो या तो इनके परिवार के लोग हैं या परिवार के बनने वाले लोग हैं, या जो इनके खास राजदार हैं, जिनको ये नाराज नहीं कर सकते। सही। कोई और नहीं है उनमें से, कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है कि हमने साहब देखिए जनता की तरफ से दिल्ली के उस इंसान को भेजा तो दिल्ली का सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी था। दिल्ली का राज्यसभा एमपी कौन बना? आप नाम तक नहीं जानते हो। क्या पूरी दिल्ली के अंदर एक भी सभ्य इंसान नहीं था जो रिस्पेक्टेबल हो दिल्ली के लिए? कोई अच्छा एजुकेशनिस्ट भेज देते, किसी अच्छे डॉक्टर को भेज देते, किसी अच्छे सोशल वर्कर को भेज देते। आपने सिर्फ उनको भेजा जो आपको चंदे का पैसा देते हैं, चुनावी चंदे का। किसी थ्री व्हीलर वाले को भेज देते। नहीं, थ्री व्हीलर यूनियन के लीडर को तो भेज दिया ना इन्होंने, संजय सिंह को। तो वो तो अलग ही बात है सर। वो तो मैंने कहा ना, वो राजदार अलग है। चड्डा साहब को भेजा क्योंकि वो उनके शायद होने वाले दामाद हैं। जी जी। और वो पंजाब के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि बाकियों पे तो भरोसा है नहीं। मान साहब को कितने दिन कुर्सी पे रहेंगे, उसके बाद चड्डा साहब को सीएम बनाया जाएगा, उसकी भूमिका चल रही होगी। तो ये सब एक रणनीति के तहत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एक बार जब सत्ता का नशा लग जाता है तो फिर वो वैगन आर भी छूट जाती है और जो छोटा सरकारी घर है वो भी छूट जाता है। फिर आपको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, आपको स्विमिंग पूल भी चाहिए, और वो भी सब सरकारी पैसे से, जनता टैक्स पेयर के पैसे से। बिल्कुल। क्योंकि आप तो वैगन आर ही अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन लग्जरी का शौक तो सबको होता है ना सर। तो ये बात हमें समझनी होगी। अब जो 144 करोड़ रुपए हैं सर, ये आम आदमी पार्टी को क्या किट्टी के रूप में नहीं मिलेंगे? ऐसे कोई क्यों चैरिटी, ऐसे क्यों? और अगर डायरेक्ट सर, एक्साइज डिपार्टमेंट तो गहलोत साहब के अंडर था। अगर रिफंड करना था तो गहलोत साहब को करना था, लेकिन गहलोत साहब तो पिक्चर में थे नहीं, मनीष सिसोदिया साहब पिक्चर में थे। अगर आप दिल्ली सरकार के देखें आने वाले डिपार्टमेंट में, अगर आपको ध्यान से एनालिसिस करें
तो चार जी जी। पांच डिपार्टमेंट आने वाले समय में एलिगेशन देखेंगे। एजुकेशन, फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी, ये तीनों मनीष सिसोदिया साहब के पास है। इसके अलावा और भी है, लेकिन उसमें कमाई के साधन नहीं है, जैसे प्लानिंग, लैंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विस, टूरिज्म, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें कोई कमाई के साधन नहीं है, तो यहां आपको कोई घोटाला नहीं मिलेगा। आपको घोटाला मिलेगा एजुकेशन में, क्योंकि वहां पे हम कह रहे हैं 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ के खर्चे हुए, और आप देख रहे हैं कि एक एक कमरा बना है 30-30 लाख में, 40-40 लाख में, जबकि बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। फाइनेंस, क्योंकि सारे टैक्स के मेहरबानियां यहां से होती हैं। अब मजे की बात देखिए सर, टैक्स में भी क्या है, एक है सेंट्राइल, एक है जीएसटी, उस दोनों में आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी। पेट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल में आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सारा ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सरकारी कंपनियां जिसमें डायरेक्ट पेमेंट जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो आपको तो सिर्फ मनी ट्रांसफर होगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो बचा कौन सर, एक ही डिपार्टमेंट बचा, एल्कोहल वाला, जिसका एक्साइज स्टेट के पास है। उसी में ही तो खेल होना था, वो हो गया। और तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं फाइनेंस में। सेंट्रल एक्साइज आप कर नहीं सकते, कस्टम आप कर नहीं सकते, जीएसटी मैनिपुलेट आप कर नहीं सकते। पेट्रोल डीजल में आप नॉन जीएसटी सेगमेंट है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो बचा गया दारू का ठेका। इसीलिए सारा खेल टैक्स का उसी में हुआ है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है जिसमें घपले की उम्मीद कम है, वो है डेवलपमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। वो गोपाल राय साहब के पास है, वो पेड़ पौधे अपने बांटते रहते हैं, आराम से रहते हैं। सत्येंद्र जैन साहब के पास है हेल्थ, इंडस्ट्री, पावर, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर। सर, पावर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की, दिल्ली पावर कंपनी, सीएजी की इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है डीटीसी और दिल्ली पावर कंपनी मिलके 37,000 करोड़ के घाटे पे हैं। 37,000 करोड़, बताइए। तो सर अगर आप कंपनियों को चलाएंगे नहीं, अपग्रेड नहीं करेंगे, उसको सिस्टम नहीं बनाएंगे, और अब फ्री की टिकटें बांटेंगे, फ्री की बिजली बांटेंगे, और फिर कहेंगे हमारा बजट सरप्लस है। अरे घाटा तो पूरा करो, आपका आधा बजट निकल जाता है। दिल्ली का बजट है 65,000 करोड़, आपका घाटा है 37,000 करोड़। आपका आधा घाटा तो दो ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां ले जाती हैं, और फिर कहते हैं हमारा सही। बजट पॉजिटिव है। तो आपको आने वाले दिनों में जो घपले दिखेंगे, जिस पे ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, वो है वाटर। आपने दिल्ली जल बोर्ड का तमाशा देखा। हेल्थ का इश्यू सामने आपके है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वो यमुना क्लीनिंग विनिंग का वो मुद्दा भी आना बाकी है पब्लिक डोमेन में, और ये सारे सत्येंद्र जैन साहब के पास है, वो ऑलरेडी हीट फेस कर रहे हैं। इमरान हाशमी साहब के पास फूड एंड सिविल सप्लाईज था, वो आपको पता है, वो भी अंदर जा चुके हैं। अब बचा दो डिपार्टमेंट, जो एक है राजेंद्र गौतम जी के पास, गुरुद्वारा इलेक्शन, एससी एसटी, सोशल वेलफेयर एंड कोऑपरेटिव। वहां कुछ बचता नहीं है करने को, ज्यादा खेलने को, क्योंकि कोऑपरेटिव भी अब नया मंत्रालय बन गया, वो भी अमित शाह जी के अंडर है, तो सब काम संभल के करेंगे लोग। अब बचा कैलाश गहलोत जी का डिपार्टमेंट, लॉ एंड जस्टिस, उसमें घपले की उम्मीद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, आईटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वहां घपले की उम्मीद नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड रेवेन्यू, ये डिपार्टमेंट और है। आप आने वाले समय में देखिएगा कि जो 10,000 12,000 बसें लाने की उम्मीद थी, हम बसें क्यों नहीं लाए? लोगों का ये कहना है ताकि जो ओला उबर की जो गाड़ियां चलती हैं, अगर ये सारी डीटीसी की बसें टाइम पे चलने लगी, तो ओला उबर कौन लेगा सर? और जो ओला ने जो शटल बसेस चलाई हैं, जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं, जो प्राइवेट कैरेजेस चल रहे हैं, वहां पे भी तो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बसें चल रही हैं दिल्ली में चार्टर्ड बसेस के नाम पे, वो भी तो चंदा देते हैं। नहीं तो अगर उनको ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? ताकि ये सरवाइव करते रहे और पॉलिटिकल फंडिंग मिलती रहे, इसलिए डीटीसी की हेल्थ खराब रखना ही राजनीतिक दृष्टि से अच्छा है। तो ये सब चीजें सर विद प्लान हो रही हैं। आफ्टर ऑल पढ़े लिखे लोग हैं सरकार में, केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया, बाकी इनके मंत्री, इनके वेल विशर्स, सब एजुकेटेड हैं। और अगर एजुकेशन का फायदा इन्होंने अपने लिए नहीं किया तो फिर किसका लिए करेंगे? ये अरविंद केजरीवाल को बीमारी है, ये जो सर्टिफाइड कर देते हैं कि ये कट्टर ईमानदार है,
जितेंद्र तोमर को कट्टर ईमानदार बताया, अंदर चला गया। सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदार बताया, वो भी अंदर है, उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। अब मनीष सिसोदिया के बारे में पिछले 4-5 महीने से कह रहे हैं कि ये भी जाएगा। तो क्या इनको कुछ भविष्यवाणी का भी है, कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी है, या इनको पता है कि कौन कौन अंदर जाने वाला है? इनको सब पता है सर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो यही दे रहे हैं। मैंने क्या बोला सर आपको, ये साइन खुद नहीं करते, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जितने इनके नीचे मंत्री हैं या जिनके एमएलए हैं जो घोटाले में नाम आ रहा है, वो सब इनके मेहरबानी पे जिंदा है। अगर ये आज मनीष सिसोदिया को कैबिनेट से निकाल देते हैं तो मनीष सिसोदिया की वर्थ क्या रही, वो उसको कौन सी पार्टी लेने वाली है, उसका जन आधार क्या है, कुछ भी तो नहीं है। गहलोत जी को कौन जानता है, पड़ोसी में लोग नहीं जानते होंगे सर, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है कि वो मंत्री इधर रहता है तो लोग उतना जानते होंगे, बाकी आप पूछेंगे तो कोई नहीं जानता होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर केजरीवाल साहब को सब पता है कि कहां गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो सिग्नेटरी नहीं है, वो खुद किसी कागज पे साइन नहीं कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं आप मनीष सिसोदिया जी से या केजरीवाल से कहें कि ये जितने डिसीजन उनके मंत्रियों ने लिए हैं उस पर काउंटर साइन केजरीवाल के अगर हुए हैं तो लाके दिखा दें, कहीं आपको सिग्नेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक षड्यंत्र सुनियोजित है, पहली बात। अब रही बात कि इनको पता कैसे लगता है, जब काम आपको पता है कि पब्लिक का पैसा हम खेल रहे हैं इसके साथ, कल को इंक्वायरी होगी तो हम फंसेंगे, तो क्योंकि फंसेंगे तो पहले ही आप इमोशनल कार्ड शुरू करना कर दो। अरे देखो सर, हम तो मेहनत कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, और ये हमें जेल में डाल रहे हैं। और इस देश की जनता, क्योंकि हम लोग इमोशंस में ज्यादा काम करते हैं, लॉजिक पे कम काम करते हैं, तो जो इनका कोर वोट बैंक है उसको ये बचाना चाहते हैं, ये कह के कि देखिए मैं तो आपको फ्री बिजली दे रहा था, फ्री स्कूल दे रहा था, फ्री तीर्थ यात्रा कर रहा था, माइनॉरिटी कार्ड खेल रहा था, और ये देखो इसलिए ये बीजेपी की सरकार मुझे तंग कर रही है। और उन लोगों को लगता है यार हो सकता है भैया हमें तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मोदी शायद हम इसको केजरीवाल को भगाना चाहते हैं इसलिए तंग कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव क्रिएट किया जाता है ताकि अखबार में और जो इनके खास चैनल्स हैं उन पे इस तरह की चर्चाएं चलती रहें, और इनके स्टेटमेंट को प्रसारित करने के लिए पीछे से एडवर्टाइजमेंट की फंडिंग हो जाती है। तो ये तो अगेन मैंने कहा ना, ये वेल प्लान्ड गेम है, इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिए हैं सीबीआई जांच के, ये तो करीब करीब तय हो गया है कि सीबीआई जांच होगी, मनीष सिसोदिया धरे जाएंगे, बड़ी गड़बड़ कर रखी है उन्होंने ही कर रखी है, वो अंदर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले 4 महीने से कहे ही रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। मनीष सिसोदिया को जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या कराएगी केंद्र सरकार। ये कुछ अंदर खाने इन दोनों के बीच में भी चल रहा है क्या? एक कहता है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, दूसरा कहता है कि अरविंद केजरीवाल की तो हत्या होगी। ये चल क्या रहा है? इनमें कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है आपस में भी? कोल्ड वॉर नहीं सर, कन्नाइवेंस, कोल्ड वॉर नहीं है। क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए कि केजरीवाल साहब खुद फ्रंट में नहीं आना चाहते, किसी कागज को साइन नहीं करना चाहते, आप इस बात को मान के चलिए। उनको पता है कि अगर कोई भी कागज साइन करूंगा, कल को मेरे खिलाफ अगर जांच बैठती है तो मुझे कोर्ट में जाके हाजिरी देनी होगी और मैं फंसूंगा, और अगला कार्रवाई ये है मैं जेल जाऊंगा, और अगर मैं जेल चला गया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। 6 महीने के लिए, मेरे 6 साल के लिए मैं फिर चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, और एक बार भी अगर कुर्सी मेरे हाथ से चली गई तो मेरा वोट बैंक तो है नहीं। और ये आम आदमी पार्टी जो मॉब ग्रुप है, ये कोई कैडर नहीं है, ये मॉब है, ये अपने अपने दूसरे रास्ते पे निकल जाएंगे। जैसे कांग्रेस का हाल हुआ, इनका हाल हो जाएगा। तो इनको रिटेन करने के लिए पावर में रहना जरूरी है, और एक क्लीन इमेज का जो एक पर्दा है वो लगाना बहुत जरूरी है। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। आप इनके एक्शन से, इनके डिसीजन से, इनके स्टेटमेंट से आप सब समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरा मुद्दा जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है सर कि अगर आपको काम करवाने हैं तो आपको तो एक आधे खास आदमी ऐसे चाहिए जो आपके खास आदमी काम करें। सर अब आप ये देखिए कि एक इनके खास आदमी से सत्येंद्र जैन साहब, वो तो चले गए अंदर, अब वो तो बाहर आके कागज साइन करेंगे नहीं।
अब आप ये देखिए कि जो नई पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी बनी लागू हुई है 11 जून से, ठीक है सर? सही। अब जब 11 जून से हुई तो 11 जून को तो सर बाहर खास आदमी कौन था? गहलोत साहब तो खास थे नहीं, नहीं तो एक्साइज पॉलिसी बनाने को उनको कहा जाता, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन उनसे काम लेके अपने खास आदमी को कहा गया जो अंदर के राज जानता हो। भाई आपको कितने राजदार हैं ये तो आपको कुमार विश्वास साहब के स्टेटमेंटों से पता लग जाएगा, उनसे ज्यादा इनके अंदर के राज कौन जानता है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि सर अब अगर आपको साइन नहीं करने तो कोई तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो साइन करे। और मनीष सिसोदिया साहब भी डिप्टी सीएम क्यों बने, वो मंत्री बन के क्यों नहीं रहे? उन्होंने पिछले 5 साल में कितनी प्रॉपर्टीज खरीदी, आके आप पता करिए, मोहल्ले वाले प्रॉपर्टी डीलर आपको बता देंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं उस एरिया में ही रहता हूं तो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर खुल के बात करते हैं। कभी आप स्टिंग ऑपरेशन करिए, आपको सब बता देंगे, मकान का नंबर भी बता देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझिए कि आपको एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो साइन करे। जब आप साइन करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी आपकी है, क्यों? आदेश आपका है। एलजी ऑफिस तो साफ कह रहा है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर मनीष सिसोदिया कानून मानते तो उनको अधिकार ये था, जैसे हम भी कंपनियों में काम करते हैं तो हम कंसर्न एचओडी को बुला के कहते हैं भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट से कंप्लेंट आ रही है, जरा बताइए क्या प्रॉब्लम है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करके हमें जवाब दीजिए कि किसकी गलती थी, क्यों कस्टमर कंप्लेंट आ रही है, या अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो क्यों आ रहा है, अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है। कंसर्न एचओडी को आप बोलते हैं, साथ में जो उसके साथ सपोर्ट डिपार्टमेंट है, जैसे मेंटेनेंस की बात है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अगर परचेज की बात है तो स्टोर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंसर्न एचओडी, 3-4 लोगों की टीम बना के आप निर्णय लेते हैं। आप एज ए सीईओ एमडी खुद निर्णय नहीं लेते हैं, आप पहले तथ्यों की जानकारी लेते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन यहां तो आप खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं, खुद ही डायरेक्शन दे रहे हैं। तो सर इसीलिए तो चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट पे आदेश हुआ है, एलजी ने अपने मन से नहीं किया है। चीफ सेक्रेटरी ने कंसर्न सेक्रेटरीज को पूछा होगा कि ये बताइए किस आधार पे तुमने ये कानून बनाया जो गलत है, तो अधिकारियों ने ही तो चीफ सेक्रेटरी को कहा होगा कि सर कानूनों का फॉलो ही नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इसमें एक नहीं 4 कानूनों का वायलेशन हुआ है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट ये कहती है कि प्राइमा फेसी वायलेशन ऑफ ग्रेटर एनसीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009, दिल्ली एक्साइज रूल 2010, आपने इन सब का वायलेशन किया। तो सर ये एक अधिकारी के हाथ में तो था नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक्साइज अधिकारी अपने मनमर्जी से डिसीजन ले लेगा। उसने भी कहा होगा मंत्री जी को कि सर ये हमें उस डिपार्टमेंट का कंसेंट लेना है, ये उस डिपार्टमेंट का अधिकार क्षेत्र है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये चीफ सेक्रेटरी से हमें परमिशन लेनी होगी, ये हमें इससे करना होगा। लेकिन मंत्री जी ने कहा नहीं, मैं कहता हूं तुम लिखो, मैं साइन करता हूं। आप एरोगेंस में इतना आ गए, पावर में इतना आ गए कि आपने सिस्टम को बाईपास करना शुरू कर दिया। यही चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने डेलिब्रेट एंड ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस टू प्रोवाइड पोस्ट टेंडर अनड्यू बेनिफिट टू लीगल लाइसेंसी। पोस्ट टेंडर, प्री टेंडर नहीं, क्योंकि प्री टेंडर में तो सब फायदा होना था। सही। टेंडर होने के बाद फिर आपने कंसेशन दिया। अगर आप टेंडर से पहले करते तो ये गैरकानूनी नहीं था, क्योंकि वो सबके लिए बिडिंग से पहले सबको पता था कि ये कंसेशन मिलेंगे। तो हर व्यापारी, हर ट्रेडर, हर बिडर अपनी पॉलिसी, अपनी रेट उस हिसाब से बदल लेता। लेकिन आपने क्या किया? पोस्ट टेंडर कंसेशन दिया। ये तो अपने आप में घोटाला है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो सीवीसी की गाइडलाइन भी वायलेट होती। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जब परतें खुलेंगी तो बहुत कुछ निकलेगा सर। मैं और दर्शक ये जानना चाहते हैं विजय जी, रायता तो इन्होंने खूब फैला रखा है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर भाषण देते हैं बैठ करके तो पीछे सरदार भगत सिंह की एक तस्वीर भी लगा लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की भी लगा लेते हैं,
ताकि एक भ्रम फैलाया जाए कि बहुत ही कट्टर, ईमानदार, देशभक्त, समर्पित व्यक्ति है ये। मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ठीक है, ये सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं रही हैं। अगर किसी को जेल जाना है तो दूसरे मंत्री जाएंगे जो सिग्नेचर करते रहे हैं। ये बच जाएंगे क्या, या ये भी अल्टीमेटली घेरे में आएंगे? देखिए सर, अब होगा क्या, पहले तो मैं कट्टर जो ईमानदारी है उसकी डेफिनेशन थोड़ी कर देता हूं सर। जी जी। सर, ईमानदारी एक शब्द है जो एब्सोल्यूट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 90% ईमानदार था, मैं 50% ईमानदार था। या तो आप ईमानदार थे या आप ईमानदार नहीं है। इसमें परसेंटेज कट्टर करने से आप 110% ईमानदार नहीं हो जाते, आप 100% ही रहिए, बहुत है। आपको कट्टर ईमानदार होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, बहुत है, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है कट्टर, पहली बात। दूसरा सवाल, आपने कहा अंबेडकर साहब ये अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान में आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि शराबबंदी की तरफ सरकार को जाना चाहिए। ये तो कह रहे नहीं, हम तो शराब पिलाने की तरफ जाएंगे। तो ये अंबेडकर साहब का तो इंसल्ट खुद कर रहे हैं उनकी तस्वीर के नीचे बैठ के। ये इन्होंने कौन सा पढ़ा है अंबेडकर? ये इन्होंने अंबेडकर साहब का इसलिए लिया ताकि इनको माइनॉरिटी वोट, SC ST वोट, दलित वोट के ऊपर इनकी निगाह है। जी जी। अब आप ये गुजरात जाएंगे तो गांधी जी की फोटो लगाएंगे, आप देखते रहिए। ये बरसाती मेंढक है, जैसी हवा चलेगी वैसा खुल जाएगा। सरदार भगत सिंह की फोटो इन्होंने लगानी शुरू करी पंजाब चुनाव से पहले। बिल्कुल। तो सर ये सब सिंबलिज्म है। अगर आपको लगाना था, आप देश का झंडा लगाते, देश का अशोक चिन्ह लगाते, आप 2 क्या 10 झंडे लगाते। और देश का संविधान के हिसाब से चलता है तो देश के राष्ट्रपति की तो फोटो लगानी चाहिए थी। आप इस मैसेज से ये कह रहे हैं कि सर हम राष्ट्रपति को भी नहीं मानते क्योंकि वो भी बीजेपी का एजेंट है। इससे ज्यादा संविधान का अपमान क्या हो सकता है? तो इन लोगों ने तो ये ठान लिए कि हम सिर्फ अपमानित करने आए हैं राष्ट्र के गौरव को, राष्ट्र के संविधान को, राष्ट्र के सिस्टम्स को, राष्ट्र के कानूनों को। ये हर रोज अपने शब्दों से, अपनी कार्रवाई से राष्ट्र हित का अपमान ही कर रहे हैं। इनका एक लक्षण बता दीजिए। इन्होंने, चलिए आप भगत सिंह की लगाइए, आप देवी देवताओं की लगाइए, आप हनुमान जी की लगाइए, आप जिसकी चाहे लगाइए, लेकिन संविधान की तो लगा सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं, अशोक चिन्ह लगा सकते हैं, राष्ट्रपति जी की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको संवैधानिक मर्यादाओं की समझ नहीं है। आप चाहते हैं एक नया संविधान लिखना। वो ये देश आपको आजादी इतनी परमिशन नहीं देने वाला है, आप इस बात को मान लीजिए। उसके लिए आपको कोई नया आइलैंड खरीद के अपना एक बनाना रिपब्लिक बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान तो इतनी आजादी नहीं दे पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार।